नमस्कार बच्चों, मैं राजिका अग्रवाल आपके साइंस टीचर स्वागत करती हूँ आप सभी का आज की इस क्लास में। यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10वीं का अध्याय नंबर 3 जिसका नाम है परमाणु और अणु। इसकी पिछली क्लास के अंदर हमने बात की है परमाणु के बारे में और परमाणु से भी जो सूक्ष्म कण हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, उसके बारे में मैंने आपको बताया। परमाणु संख्या क्या होती है, परमाणु द्रव्यमान कैसे निकालते हैं, इन सब के बारे में हमने बात की। आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं अणु के बारे में। तो अणु आपका क्या होता है, आणविक द्रव्यमान कैसे निकालते हैं, इसके बारे में चर्चा करेंगे। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं कि अणु अपनी है क्या चीज। तो देखो, जब आपके दो या दो से अधिक परमाणु आपस में मिलते हैं और ये दो या दो से अधिक परमाणु मिलके आपके किसका निर्माण करते हैं, एक अणु का निर्माण करते हैं। अब ये जो परमाणु होता है ना, वो आपके स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता, लेकिन जो अणु है वो आपके स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है। ठीक है, जैसे अगर अपन बात करें कि कोई भी एक अपन अणु बनाते हैं, बात करते हैं, यहाँ पर मैंने बनाया एक हाइड्रोजन का अणु। हाइड्रोजन का अणु कैसे होगा, H2 कैसे बनाएंगे, दो हाइड्रोजन परमाणु मिलके आपके हाइड्रोजन के अणु बनाएंगे। तो जैसे मान लीजिए ये एक हाइड्रोजन है आपका और ये दूसरा हाइड्रोजन है और इन दोनों ने मिलके आपके एक हाइड्रोजन का अणु बना लिया। अब ऐसे ही अपन क्लोरीन का अणु भी बना सकते हैं, ऐसे ही अपन आयोडीन का अणु भी बना सकते हैं, ऐसे ही हम यहाँ पर ब्रोमीन का अणु भी बना सकते हैं। क्लियर? देखिए, यहाँ पर अणु एक निश्चित व्यवस्था में एक या अलग तत्वों के दो या दो से अधिक परमाणुओं का क्या है, समुच्चय है। अब ये जो आपके तत्व है वो एक भी हो सकते हैं और वो अलग अलग भी हो सकते हैं। जैसे अगर अपन बात करें यहाँ पर हाइड्रोजन का, आपके हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दो अलग अलग तत्व है। ये दोनों अलग अलग तत्व मिलके जो है पानी के एक अणु का निर्माण कर रहे हैं। क्लियर? जिसमें परमाणु रासायनिक बलों या रासायनिक संयोजन द्वारा एक दूसरे से बंधे हुए होते हैं। परमाणु किसी भी पदार्थ का सबसे सूक्ष्म कण है, लेकिन यह स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता। जबकि अगर अपन बात करें किसकी, अणु की, तो जो अणु है वो आपका क्या हो सकता है, किसी भी सामान्य परिस्थिति में स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है। क्लियर हुई बात यहाँ पर? अब जैसे यहाँ पर इसमें क्या किया है, हाइड्रोजन का एक अणु बना लिया जिसमें दो हाइड्रोजन के परमाणु हैं, नाइट्रोजन का एक अणु बनाया जिसमें नाइट्रोजन के दो परमाणु हैं, ऐसे ही फ्लोरीन का एक अणु बना लिया जिसमें फ्लोरीन के दो परमाणु हैं, क्लोरीन के दो परमाणु मिलके क्लोरीन का एक अणु बना रहे हैं, ब्रोमीन के दो परमाणु मिलके ब्रोमीन का एक अणु बना रहे हैं और आयोडीन के दो परमाणु मिलके आयोडीन का एक अणु बना रहे हैं। तो ये सारे अणु अपने यहाँ पर बन गए। लेकिन अब अगर अपन बात करें कि कुछ तत्व आपके ऐसे होते हैं जिनमें जो एक जटिल संरचना का निर्माण करते हैं, जिनमें दो से ज्यादा परमाणु आपके संयोजित रहते हैं। जैसे अगर अपन बात करें P4 की, तो फास्फोरस जो है वो आपका चतुपरमाणुक होता है। क्यों चतुपरमाणुक होता है? तो देखो, इसके अंदर फास्फोरस के 4 परमाणु मिलके फास्फोरस का एक अणु बनाते हैं। अगर अपन बात करें सल्फर की, तो सल्फर जो है वो आपका बहुपरमाणुक होता है। क्यों? क्योंकि सल्फर में 8 परमाणु मिलके सल्फर का एक अणु बनाते हैं। ठीक है, ऐसे अगर अपन बात करें किसकी, C60, जिसका नाम क्या है, बकमिनिस्टर फुलरीन। ठीक है, जो कि क्या होता है, बकमिनिस्टर फुलरीन आपके कार्बन का एक अपरूप है जो कि फुटबॉल की जैसी संरचना बनाता है, जिसमें कार्बन के कितने परमाणु है, 60। क्लियर? तो यहाँ पर ये क्या है, आपके कुछ ऐसे तत्व हैं जिनमें ज्यादा परमाणु मिलके आपके एक जटिल संरचना का निर्माण करते हैं। क्लियर हुई बात यहाँ पर? देखिए, कुछ अन्य तत्व अधिक जटिल अणुओं के रूप में मौजूद होते हैं, जैसे कि फास्फोरस P4 चतुर्परमाणुक है, सल्फर एसिड बहुपरमाणुक है और आपके C60 बकमिनिस्टर फुलरीन जो है आपके यहाँ पर कार्बन के 60 इसमें परमाणु है। क्लियर हुई बात यहाँ पर?
अब अगर अपन बात करें, ये तो एक ही प्रकार के तत्व है जो किसी अणु के अंदर मौजूद है। अगर अपन बात करें किसी अन्य प्रकार के ऐसे तत्व की जो अलग अलग तत्व मिलके एक अणु का निर्माण करेंगे, जैसे अपन ने एग्जाम्पल लिया है, एक पानी का अणु अपन को बनाना है, ठीक है। इस पानी के अणु में देखो एक ऑक्सीजन है और 2 हाइड्रोजन है, तो ये 2 हाइड्रोजन हो गए और एक ये ऑक्सीजन हो गया। तो यहाँ पर ये पानी का एक अणु बना जिसके अंदर हाइड्रोजन भी है और ऑक्सीजन भी है, 2 अलग अलग प्रकार के तत्व है। अगर अपन बात करें किसकी, अमोनिया की, किसकी बात करें, अमोनिया की अगर अपन बात करें तो अमोनिया का फॉर्मूला होता है NH3, ठीक है। अब इसमें एक नाइट्रोजन है तो एक ये क्या हो गया, नाइट्रोजन, इसके साथ कितने हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन लगे हुए हैं, तो ये इसमें क्या लगा दिए, 3 हाइड्रोजन लगा दिए, तो ये एक NH3 की संरचना अपन ने बना दी, NH3 का एक अणु की संरचना बना दी। क्लियर। चलिए ऐसे ही अगर अपन इन 2 से भी ज्यादा क्या ले, यहाँ पर तत्व ले, जैसे कि एथिल अल्कोहल की बात करें, किसकी, एथिल अल्कोहल, जिसको अपन इथाइल अल्कोहल भी कहते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है, एथिल है, एथ है यानी कि 2 कार्बन होंगे तो CH3 CH2, और अल्कोहल है तो OH फंक्शनल ग्रुप लग जाएगा, CH3 CH2 OH। अब इसमें देखो कार्बन भी है, हाइड्रोजन भी है और ऑक्सीजन भी है। क्लियर। तो यहाँ पर इसकी भी संरचना अपन बनाते हैं, अणु की संरचना। देखिए फास्फोरस अणु की संरचना जिसमें P4 बना है, यहाँ पर कितने परमाणु है, 4। सल्फर एसिड बना है, इसमें सल्फर के कितने परमाणु हैं, 8। क्लियर। आगे देखिए अगर अपन बात करें यहाँ पर पानी के एक अणु की संरचना की, तो ये H2O इसका फॉर्मूला होता है, तो H 2 H है अपने पास और एक ऑक्सीजन है, तो पानी का अणु बन गया। दूसरा देखिए अमोनिया का अणु, अमोनिया का फॉर्मूला होता है NH3, तो एक N है और 3 क्या है, हाइड्रोजन। तीसरा देखिए इथाइल अल्कोहल, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, CH3 CH2OH, ठीक है। तो यहाँ पर देखो CH3 CH2OH। क्लियर। तो ये तो बात हो गई किसकी, यहाँ पर जो अलग अलग तत्व है वो मिलके आपके एक अणु की संरचना बना रहे हैं। क्लियर सभी को। चलिए अब बात करते हैं अणुओं के द्रव्यमान की। जैसे परमाणु द्रव्यमान की हम बात करते हैं, वैसे अणु का द्रव्यमान भी होगा। अब अणु आपका किससे मिलकर बना है, परमाणु से मिलकर बना है। जैसे अगर अपन बात करें CO2, इसमें देखो कार्बन है और ऑक्सीजन है, ये दोनों मिलके आपके एक अणु बना रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड का। तो इसमें आणविक द्रव्यमान उस अणु में उपस्थित सभी परमाणुओं के परमाणु द्रव्यमान का योग होता है। अब कैसे परमाणु द्रव्यमान का योग होता है, कैसे हम आणविक द्रव्यमान निकालते हैं, उसकी बात करते हैं। चलिए देखिए बात करते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड का आणविक द्रव्यमान कितना होगा, कैसे हम इसको निकालेंगे। देखिए जो अपना कार्बन होता है, अब इसमें देखो एक कार्बन है, कितने कार्बन है, एक कार्बन, कितने ऑक्सीजन है, 2, तो 2 ऑक्सीजन, ठीक है। कार्बन जो होता है वो अपने पास यहाँ पर एक ही होता है कार्बन डाइऑक्साइड में, और कार्बन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, 12, तो यहाँ पर ये 12, तो ये तो आ जाएगा 12U, ठीक है। अब ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, एक ऑक्सीजन का होता है 16, यहाँ पर कितने ऑक्सीजन है अपने पास, 2, तो यहाँ पर 2 × 16 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 32, ठीक है। अब इनको टोटल कर दो, कितना आ जाएगा, 44U। तो अगर अपन कहे कि CO2 का आणविक द्रव्यमान कितना होता है, तो 44U होता है। देखिए कार्बन जो है उसका परमाणु द्रव्यमान 12, तो एक ही यहाँ पर परमाणु है, ऑक्सीजन के 2 हैं, तो 16 से गुणा करके 32 और टोटल कितना आ गया, 44। तो कार्बन डाइऑक्साइड का आणविक द्रव्यमान हो गया अपने पास 44। क्लियर। चलिए ऐसे ही हम यहाँ पर NH3 का भी निकाल सकते हैं।
ठीक है। NH3 का कैसे निकालेंगे? देखो, नाइट्रोजन जो है उसका परमाणु क्रमांक होता है 7, परमाणु द्रव्यमान होता है 14, तो नाइट्रोजन का अपने पास कितना है? एक ही है, तो ये 14। हाइड्रोजन के कितने हैं? 3। हाइड्रोजन के कितने हैं? 3। अब देखो 3 गुना जितना हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान होता है उससे गुणा कर दो, 1.08, ठीक है। तो नाइट्रोजन का है 14, तो ये एक ही है, तो 14। 3 हाइड्रोजन है, 3 से गुणा किया 1.08 से, तो 3.24 आया। तो अमोनिया का द्रव्यमान कितना हो गया अपने पास? 17.24 हो गया। क्लियर? कितना हुआ? 17.24 हो गया। देखिए आगे, ऐसे पदार्थ जो आणविक प्रकृति के नहीं होते हैं उनके लिए सूत्र द्रव्यमान का प्रयोग होता है। सोडियम क्लोराइड जो कि एक आयनिक पदार्थ है। आयनिक पदार्थ क्यों है? क्योंकि इसमें आयंस मौजूद हैं। देखो जब इसको ब्रेक डाउन करोगे तो सोडियम धनायन है और क्लोरीन जो है आपका ऋणायन है, ठीक है। ये आयनिक पदार्थ कैसे है? तो आयनिक पदार्थ जो होते हैं, आयनिक यौगिक, वो कैसे बनते हैं आपके? आयनिक यौगिकों में क्या होता है बच्चे? जो धातु होती है ना, वो अपना इलेक्ट्रॉन किसको दे देती है? अधातु को दे देती है, और ये मिलके एक आयनिक यौगिक बना लेते हैं। अब इसमें धातु क्या है? Na, और Cl क्या है? अधातु। तो ये इसको अपना इलेक्ट्रॉन देती है और ये क्या बना लेते हैं? NaCl बना लेते हैं, ठीक है। देखिए सूत्र द्रव्यमान, सोडियम के एक परमाणु का द्रव्यमान प्लस क्लोरीन के एक परमाणु का द्रव्यमान आ जाएगा। तो देखो सोडियम का होता है 23, क्लोरीन का होता है 35.5, तो टोटल कितना आ गया? 58.5 U आ गया। क्लियर? ऐसे हम ये जो आयनिक यौगिक है उनके भी द्रव्यमान निकाल सकते हैं, आणविक द्रव्यमान। चलिए अब देखते हैं मोल अवधारणा। मोल अवधारणा क्या होती है? देखो दो पदार्थों के मिलाने से हमें एक या एक से अधिक नए पदार्थ मिलते हैं। जैसे अगर मैंने कहा कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिला के हमारे पास क्या आ गया? यहाँ पर अपने पास पानी आ गया, ठीक है। तो हाइड्रोजन व ऑक्सीजन के मिश्रण से हमारे पास आ गया पानी। देखो हाइड्रोजन लिया, ऑक्सीजन लिया और पानी बना लिया। क्लियर? आगे देखिए, अणु और परमाणुओं की रासायनिक गणना की इकाई को अपन क्या कहते हैं? मोल कहते हैं। जो भी अपने पास अणु है, परमाणु है, उनकी जो रासायनिक गणना करेंगे उसको अपन कह देंगे मोल। इसकी उत्पत्ति लैटिन शब्द मोल्स से हुई है, जिसका अर्थ है क्या? ढेरी। मोल एसआई पदार्थ की मात्रा को मापने के लिए क्या है? आधार इकाई है। एक मोल पदार्थ की वह मात्रा होती है जिसमें उतने मौलिक कण, अब वो आपके परमाणु हो सकते हैं, अणु हो सकते हैं, फॉर्मूला इकाई या अन्य मौलिक कण हो, जितने 0.012 किलोग्राम यानी कि अपने 12 ग्राम कार्बन 12 समस्थानिक में परमाणुओं की संख्या है। देखिए C12 के 0.012 यानी कि 12 ग्राम के अंदर मौजूद परमाणुओं की संख्या को अपन क्या कहेंगे? मोल कहेंगे। और वही आपकी क्या है? Na अवोगाद्रो संख्या। Na का मान होता है 6.02 इंटू 10⁻23 पर मोल। इस संख्या को मोल में विभाजित करते हैं तो इससे मिलने वाले स्थिरांक को अपन क्या कहते हैं? अवोगाद्रो स्थिरांक कहते हैं, जिसका मान होता है 6.02 इंटू 10⁻23, 10⁻23 पर मोल। कार्बन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? 12। हीलियम का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? 4। हमको सबको पता है, अपन लिखते हैं ना कार्बन को इस तरीके से, तो इसका परमाणु द्रव्यमान कितना है? 12 है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। अब अपन निकालते हैं मोलर द्रव्यमान। देखिए किसी पदार्थ के एक मोल के द्रव्यमान को उसका मोल द्रव्यमान कहा जाता है। एक मोल के द्रव्यमान को अपन ने क्या कह दिया? मोलर द्रव्यमान। एक मोल परमाणु के द्रव्यमान का अर्थ है 6.02 इंटू 10⁻23 परमाणुओं का द्रव्यमान। ऑक्सीजन के एक मोल परमाणु का द्रव्यमान कितना होता है? 16 ग्राम पर मोल। और ऑक्सीजन के एक मोल अणु का द्रव्यमान कितना होता है? 32। क्योंकि देखो परमाणु के अंदर सिर्फ ऑक्सीजन आता है तो अपन इसको इस तरीके से लिखते हैं, तो इसीलिए 16।
ऑक्सीजन के 1 मोल अणु, तो अणु के अंदर 2 ऑक्सीजन के परमाणु होते हैं, O2 अपन लिखते हैं, तो इसीलिए यहाँ पर क्या आया, 32 ग्राम पर मोल आया। क्लियर। आगे देखिए, मोलर द्रव्यमान की इकाई हमेशा ग्राम पर मोल होती है। ठीक है, क्या होती है, ग्राम पर मोल। जैसे नाइट्रोजन की बात करें तो N2 में आपके 28, क्योंकि एक N का होता है कितना, 14, तो 2 का कितना हो जाएगा, N2, यानी कि अणु का कितना हो जाएगा, 28। क्लोरीन की बात करें तो 1 का कितना होता है, 35.5, तो 2 का यहाँ पे कितना आ जाएगा, 71 आ जाएगा, 71 ग्राम पर मोल। क्लियर, क्योंकि यहाँ पर क्या लगाया है अपन ने, अणु लिए हैं ना कि परमाणु। क्लियर। चलिए आगे देखते हैं, आणविक और मोलर द्रव्यमान की बात करें तो ये कुछ यहाँ पर अणुओं के आणविक और मोलर द्रव्यमान लिखे हुए हैं। देखिए, ऑक्सीजन का एक अणु है, उसका आणविक द्रव्यमान 32, मोलर द्रव्यमान भी 32। क्लोरीन के एक अणु का 71, मोलर द्रव्यमान 71। फास्फोरस का 123.9, 123.9। जो अपने मीथेन है उसका 16 और इसका भी 16। अमोनिया का 17, हाइड्रोक्लोरिक अम्लीय गैस का 36.5, कार्बन डाइऑक्साइड का 44, सल्फर डाइऑक्साइड का 64, एथाइल अल्कोहल का 46, बेंजीन का 78। तो यहाँ पर ये क्या हुए, कुछ आपके मोलर द्रव्यमान है और आणविक द्रव्यमान है। आगे देखिए, उदाहरण लेते हैं अपन, यहाँ पर एक एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझते हैं। देखो, 3.5 मोल ऑक्सीजन में कितने ग्राम होते हैं, एक फॉर्मूला आपको यहाँ पर याद करना है। फॉर्मूला क्या लिखेंगे, देखिए, फॉर्मूला है अपने पास, मोल बराबर द्रव्यमान अपॉन मोलर द्रव्यमान। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। यहाँ पर मोल बराबर द्रव्यमान अपॉन मोलर द्रव्यमान। देखो, आपसे कहा है 3.5 मोल ऑक्सीजन में कितने ग्राम होते हैं, यानी कि मोल का मान दिया हुआ है, द्रव्यमान हमें पता है ऑक्सीजन का कितना होता है, द्रव्यमान होता है, मोलर द्रव्यमान ऑक्सीजन का यहाँ पर 32 ग्राम। ठीक है, आपसे पूछा है मोलर द्रव्यमान जो है वो आपके कितना आएगा। देखिए, मोल को द्रव्यमान ग्राम में बदलने के लिए अथवा द्रव्यमान को मोल में परिवर्तित करने के लिए हमेशा द्रव्यमान और मोल के बीच एक संबंध की आवश्यकता होती है। ऑक्सीजन का मोलर द्रव्यमान होता है 32 ग्राम, अतः ऑक्सीजन के 3.5 में ऑक्सीजन की ग्राम संख्या कितनी हो जाएगी, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो अपने पास कितना आ जाएगा, 112.0 ग्राम ऑक्सीजन आ जाएगा। आप इस फॉर्मूले के थ्रू इसको निकाल सकते हो। ठीक है, चलिए ऐसे ही एक और क्वेश्चन अगर हमसे करवाया जाए। देखो, क्वेश्चन क्या है, 27 ग्राम पानी में अणुओं की संख्या ज्ञात करनी है। आपको अब यहाँ पर अणुओं की संख्या ज्ञात करनी है। तो देखो, यहाँ पर H2O के मोल की संख्या निकालेंगे तो पानी का द्रव्यमान अपॉन पानी का मोलर द्रव्यमान। ठीक है, तो मोल आपके यहाँ पर मोल की संख्या जब निकाली तो यहाँ पर क्या आ गए, कितने मोल आ गए, 1.5 मोल। अब जब मोल आ गए तो हम यहाँ पर अणुओं की संख्या ज्ञात कर सकते हैं। कैसे, अवोगाद्रो जो अपने पास संख्या है उससे। देखो, क्योंकि एक मोल में पानी के कितने अणु विद्यमान हैं, 0.62 into 10⁻23, तो अपने पास कितने मोल आए हैं, 1.5 मोल। तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 9.03 into 10⁻23 पानी के अणु। बस आपको ये फॉर्मूला जो है वो यहाँ पर याद रखना है। ठीक है, और इस फॉर्मूले से आप जो है किसी भी चीज को सॉल्व कर सकते हैं, इसमें मोल की संख्या, मोलर द्रव्यमान, कुछ भी। क्लियर। चलिए, आज की अपनी ये जो क्लास है वो यही कंप्लीट होती है। अगर आपको क्लास पसंद आई है, आप इस क्लास को लाइक कीजिए। जो भी आपके डाउट्स है वो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। हम मिलेंगे अगली क्लास के अंदर इसी चैप्टर के नेक्स्ट पार्ट के साथ। तब तक आप लोग खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।